Hello friends, I am Ariv Sharma and today we are going to discuss about fourth practice set of EVS which is related to the JTET and other TETs. So let's come friends, and this is first question for you. The first question is telling that निम्न से कौन सा संक्रामक रोग है। जैसे ये संक्रामक बेसिकली ऐसे रोग को कहा जाता है जो एक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति ट्रांसफर होता है, उसको मैं कहता हूँ संक्रामक रोग। तो मधुमेह के रोग तो कभी भी ट्रांसफर नहीं होता है फ्रेंड्स। मधुमेह बेसिकली जिसको हम चीनी रोग कहते हैं, जो डायबिटीज का जो होता है उसको मैं आपको मधुमेह कहता हूँ। हृदय रोग जिसको हम क्या कहते हैं, हार्ट प्रेशर कहते हैं। रक्तचाप जिसे मैं ब्लड प्रेशर कहता हूँ। तो यहाँ पे डिप्थीरिया जो है फ्रेंड्स, ये आपका बेसिकली संक्रामक रोग है। ऐसा कहा जाता है कि अगर एक व्यक्ति डिप्थीरिया से ग्रसित है और अगर उसका पिया हुआ पानी यदि मैं पी लेता हूँ, आप पी लेते हैं, तो उसके नज़दीक वाले व्यक्ति को भी वह डिप्थीरिया रोग हो जाएगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, पिसिकल्चर क्या है। पिसिकल्चर मैं आपको बता दूं कि पिसिक्स एक कृषि संबंधित एक स्टडी है और वह स्टडी है फ्रेंड्स मछली पालन का। जो मछली पालन करते हैं और वैसे जो उसमें जो स्टडी किया जाता है उस स्टडी को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, पिसिकल्चर कहते हैं। मधुमक्खियों के अध्ययन को कहा जाता है एपीकल्चर। व्हाट वी कॉल फ्रेंड्स, एपीकल्चर कहा जाता है। देखिए इसका जो एग्जैक्ट आंसर पिसिकल्चर मतलब क्या हुआ आपका, मछली पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, भारत में लड़कियों व लड़कों के विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु क्या है। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि भारत में जो है जो लड़की और लड़कियों की जो विवाह होती है वह किस उम्र में होता है। तो आप तो जानते ही हैं 18 साल लड़कियों के लिए एवं 21 साल लड़कों के लिए। सो बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया। तो बाल श्रम बेसिकली होता क्या है, पहले के ज़माने में, पहले स्वतंत्रता से पहले कुछ ऐसा बात हुआ था कि छोटे छोटे बच्चों को भी फैक्ट्री में काम लगा दिए जाते थे। ऐसे बच्चे जो कुपोषण का शिकार हैं, जिनके पास आर्थिक लाचारी है, वही बच्चे तो काम करेंगे अपने फैमिली के लिए। तो वैसे बच्चों को रोकने के लिए, श्रम से बचाने के लिए हमारे देश में एक कानून आया और वह कानून क्या था फ्रेंड्स, बाल श्रम आपको निषेध एवं विनिमय। ओके फ्रेंड्स, तो निषेध करने के लिए बाल श्रम एक नियम आया फ्रेंड्स, बाल श्रम अधिनियम एक नियम आया, वह आपका आया था 1986 ईस्वी में, 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा नियम अधिगम के प्रयास और त्रुटि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स कि अधिगम कहा जाता है लर्निंग इज अ प्रोसेस विच इज गो फ्रॉम बर्थ टू डेथ। जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है फ्रेंड्स, उसे मैं क्या कहता हूँ, अधिगम कहता हूँ। यह अधिगम चलने वाली एक प्रक्रिया है, चाहे किसी भी उम्र में हो, आपको कुछ न कुछ लर्निंग होगा ही। तो जो सिद्धांत संबंधित नहीं है फ्रेंड्स अधिगम से, अधिगम के प्रयास से, और आपका ऑप्शन है पुनर्वलन। पुनर्वलन का नियम जो है आपको एक अभ्यास अधिगम से संबंधित नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, दोस्तों मैं बता दूं कि मैंने जो क्वेश्चन लिया है सारे एक अच्छे लेवल के लिए क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया जाता है। पर्यावरण विषय, अब गौर की, जब हम पर्यावरण किसी को पढ़ा रहे हैं, इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ा रहे हैं फ्रेंड्स, तो वन संरक्षण के बारे में पढ़ाएंगे, वन को कैसे रोका जाए इसके बारे में पढ़ाएंगे बच्चों को, जल को कैसे रोका जाए इसके बारे में पढ़ाएंगे, मृदा संरक्षण के बारे में पढ़ाएंगे। अब राजनीति में संरक्षित होना चाहिए, राजनीति को संरक्षण करना चाहिए, इसके बारे में बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए फ्रेंड्स। और ये हमारे पर्यावरण अध्ययन में इंक्लूडेड सब्जेक्ट नहीं है। ऑलराइट फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन सो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
जो सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस आकलन सूचक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। यस फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है, बेहद ही अच्छा क्वेश्चन है आपके पास। कहता क्या है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए कौन सा आकलन सूचक का प्रयोग नहीं किया। ऑप्शन आपके पास अवलोकन करना, चर्चा करना, प्रयोग करना, उपचारात्मक शिक्षण करना। तो इसमें जो आपका बेस्ट ऑप्शन होगा आंसर फ्रेंड्स, वो आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, उपचारात्मक शिक्षण। इसके माध्यम से बच्चों का प्रयोग आकलन सूचक का नहीं किया जा सकता फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन कह रहा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, CCE कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन जो 2001 में भारत सरकार द्वारा लाया गया था शिक्षा को सुधारने की दृष्टि से। तो आपको मैं बता दूं कि कहता क्या कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन आप रीड करें फ्रेंड्स। ऑप्शन दिया हो, विद्यालय उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना, विद्यालय उपस्थिति के समय बालक की रुचि का मूल्यांकन करना, विद्यालय में उपस्थित के समय बालक के ज्ञान एवं बोध का मूल्यांकन करना, विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के कौशलों का मूल्यांकन करना। तो रीड करने के बाद जो आपका बेस्ट ऑप्शन आएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए, विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना। यही प्रत्येक पहलू का, ईच एंड एवरी स्टेप्स वी हैव टू ऑब्जर्व इन चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन। सामूहिक चर्चा हो रही है फ्रेंड्स, सामूहिक चर्चा इट मीन्स सारे बच्चे एक साथ हैं, तो वहां पे हम कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे। ऑप्शन है आपका भूमिका निर्वाह, व्याख्यान, वर्णन, विचार गोष्ठी। तो व्याख्यान के माध्यम से बच्चों को नहीं पढ़ाया जा सकता है फ्रेंड्स। भूमिका निर्वाह केवल हम अगर किसी एक बच्चे को भूमिका दे दें या मैं खुद ही भूमिका में रहूं तो भी नहीं पढ़ाया जा सकता है। विचार गोष्ठी करके निर्भर। तो आपका बेस्ट ऑप्शन जाएगा फ्रेंड्स वो वर्णन विधि से हम सामूहिक चर्चा को एक अच्छा तरीके से पढ़ा सकते हैं पर्यावरण सब्जेक्ट को। ऑलराइट फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है। कौन सी विधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो पर्यावरण को सुरक्षित कर सके, उसको एक सुरक्षा प्रदान कर सके, कौन सा इसमें संबंधित नहीं है फ्रेंड्स। ऑप्शन है वनोन्मूलन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, बृहद पौधारोपण और जलाशयों की सफाई। ये आपको जो बी, सी और डी जो ऑप्शन है फ्रेंड्स, ये आपको सब संरक्षित करने का एक प्रोसेस है पर्यावरण को। जबकि वनोन्मूलन का शाब्दिक अर्थ होता है वनों को काटना, वनों की घटती संख्या। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो अब पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, निम्नलिखित में से अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री कौन सी है। मैं आपको बता दूं कि अप्रक्षेपित सामग्री का तात्पर्य होता है ऐसी सामग्री जो फिल्मों को शो नहीं करती है। इट मीन्स हम प्रोजेक्ट उसके द्वारा नहीं ला सकते हैं फ्रेंड्स। तो जिसमें मैं वीडियो देख नहीं सकता हूँ, आप यही बेसिकली कह सकते हैं। तो ऑप्शन फिल्म स्ट्रिप्स कहने से ही पता लग गया कि फिल्म दिखाया जा सकता है। चित्र विस्तारक यंत्र एपीडा, इसके माध्यम से भी आप फिल्म को दिखाकर प्रोजेक्ट के बच्चों को सिखा सकते हैं। स्लाइड विधि से भी माध्यम से आप दिखा सकते हैं। लेकिन चार्ट विधि में आपका कोई भी वीडियो, कोई भी चलचित्र जो है चलने वाली वीडियो आपको नहीं दिखाई देती है फ्रेंड्स। सो ऑप्शन नंबर आपका बी बेस्ट होगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। मैं कह दूं कि मीना माता रोग संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो मीना माता, मैंने आपको कल बताया था कि मीना माता बेसिकली एक खाड़ी है जहाँ के आसपास मरकरी का स्रोत होता है फ्रेंड्स। तो मीना माता रोग जो बेसिकली किसके माध्यम से होता है, HG, जिसको मैं पारा कहता हूँ। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर मैं आपके पास आ रहा हूँ। कहते हैं कि पर्यावरण के जैविक घटक से संबंधित है। तो मैं आपको बता दूं कि पर्यावरण के दो घटक होते हैं, एक जैविक एक अजैविक। जैविक कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जिसमें जान हो,
जिसमें वृद्धि करने की कैपेसिटी हो, जिसमें जनन करने की कैपेसिटी हो, गति करने की, उसको हम जैविक घटक कहते हैं फ्रेंड्स। अजैविक जिसमें जान ना हो, आप तो यही जान पाएंगे, जिसमें सांस, वृद्धि, गति करने की ना कैपेसिटी होती हो। तो निर्जीव और सजीव पर्यावरण के दो घटक हैं, जिसमें कहता है कि जैविक घटक कौन से, तो क्या भूमि में जान होती है, वायु में जान होता है, जल में जान होता है। इन 3 चीज में आपको जान देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन पौधे में जान होते हैं फ्रेंड्स। इसलिए तो वह वृद्धि करते हैं, इसलिए तो वह जनन करते हैं, इसलिए श्वसन करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन तो दिया हो बेंगलुरु, मैसूर, श्रीनगर, एक मौनिशराम। तो जो आपका बेस्ट ऑप्शन जो है वो आपका मौनिशराम। मौनिशराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ऑलराइट फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। बेसिकली नवीकरणीय ऊर्जा ऐसी ऊर्जा को कहा जाता है जिसका हम निर्माण कर सकते हैं, जिसे एक ख़त्म होने के बाद पुनः उसको हम ला सकते हैं। वैसे ऊर्जा को कौन सा ऊर्जा कहते हैं फ्रेंड्स, नवीकरणीय ऊर्जा कहा जाता है। तो इसमें कहता क्या कि कौन सा ऐसा ऊर्जा है जो नवीकरणीय नहीं है। जीवाश्म ईंधन, जल विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सारे के सारे जो ऊर्जा हैं फ्रेंड्स आपको नवीकरणीय ऊर्जा। लेकिन जीवाश्म ईंधन, जिसे मैं कोयला की बात कर रहा हूँ, पेट्रोल की बात कर रहा हूँ, डीजल की बात कर रहा हूँ, इसका सीमित साधन है फ्रेंड्स। और सीमित साधन होने की वजह से मैं जीवाश्म को नवीकरणीय स्रोत में, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत में नहीं रख सकता हूँ। ये आपको अनवीकरणीय स्रोत है। सो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। ओके फ्रेंड्स, तो आज का क्लास हम इतना ही समाप्त करते हैं और कल की क्लास में हम मिलेंगे एक अच्छे से वीडियो लेकर। तब तक के लिए मेरे क्लास के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। सी यू अगेन टुमारो। गॉड ब्लेस यू।